हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके परिवार इसी टेक्निक में। दोस्तों, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो दोस्तों, कभी भी आपको थकना नहीं है, कभी भी आपको रुकना नहीं है, आपको हमेशा अपनी मंजिल के लिए तत्पर रहना है। दोस्तों, अगर जो लोग पढ़ाई को छोड़ दिए हैं और पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, भाई पढ़ाई को आप लोग शुरू करिए। कंपटीशन का लेवल बहुत ज़्यादा है। आप लोग सेमेस्टर तो पास हो जाएंगे। आपने देखा है कितने लोग हैं टेट में, कितने लोग यूपी टेट में हैं। कल का आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो पड़ोसी आपको कहेगा, बोलेगा कि हमने कहा था कि आपका नहीं हुआ। मेरी बहनों से खासकर रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस लॉकडाउन का भरपूर फ़ायदा उठाइए। आप लोग तैयारी करिए, सेमेस्टर की तैयारी करिए, यूपी टेट की तैयारी करिए, लेकिन आप लोग तैयारी करिए क्योंकि ये वक्त आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट वक्त है, सोने का वक्त नहीं, क्योंकि जो सो गया वो खो गया। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट यही है, विनती यही है कि आप लोग अपने पढ़ाई को जारी रखिएगा, पढ़ाई को मत छोड़िएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे विषम चक्रीय यौगिक। दोस्तों, ये 10 से 15 मिनट का वीडियो आपका रहेगा और 10 से 15 मिनट के वीडियो में हम आपको इतना चीज़ दे देंगे कि आपका एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा और आपके दिमाग में सब कुछ चीज़ें सेट हो जाएंगी। दोस्तों, उसके पहले थोड़ा सा हम इसके बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा पिछले वीडियो से हमको इसको लिंक करना पड़ेगा। तो दोस्तों, पिछला वीडियो हम पढ़े थे कार्बन तथा उसके यौगिक। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप उस वीडियो को जाकर जब देखेंगे और उसके बाद इसको देखेंगे तो ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों, कार्बन तथा उसके यौगिक की वीडियो को हमने पढ़ा था और उस वीडियो में हमने ये देखा था तो कार्बन किसे कहते हैं, कार्बन की उपयोगिता क्या होते हैं, कार्बन कौन कौन से होते हैं, कार्बन के अपर रूप कौन कौन से होते हैं। हमने पढ़ा था कार्बन के 2 अपर रूप होते हैं, एक क्रिस्टलीय अपर रूप होता है, एक अक्रिस्टलीय अपर रूप होता है। उसी प्रकार से पढ़े थे कि कार्बन के अंदर एक गुण पाया जाता है, एक विशेषता पाई जाती है जिससे कार्बन एक श्रृंखला, मतलब कार्बन कई परमाणुओं से बंध बना लेता है, मतलब दोस्ती कर लेता है, जुड़ जाता है। और इस दोस्ती या जुड़ने की प्रक्रिया को हम श्रृंखलन कहते हैं, क्योंकि कई कार्बन के परमाणु एक श्रृंखला में जुड़ जाते हैं। इसी जुड़ने की प्रक्रिया को श्रृंखलन कहते हैं और इसी जुड़ने की प्रक्रिया से कार्बन अपने यौगिक बनाता है। और यौगिक बनाने की 2 प्रक्रियाएं आपसे बताया था कि एक हमारा होता है खुली श्रृंखला वाले यौगिक, एक बंद श्रृंखला वाले यौगिक होते थे, ये भी आपको बताए थे। और बंद श्रृंखला वाले यौगिक में हम ये बताए थे कि एक हमारा होता है समचक्रीय यौगिक और एक विषम चक्रीय यौगिक के बारे में बताए थे। तो आपको विषम चक्रीय यौगिक के बारे में बताए थे, लेकिन विषम चक्रीय यौगिक के बारे में डिटेल नहीं बताए थे। तो उसी को हम बताएंगे कि विषम चक्रीय यौगिक किसे कहते हैं। उसके पहले दोस्तों, हम थोड़ा सा आपको बताना चाहते हैं कि समचक्रीय यौगिक किसे कहते हैं। तो समचक्रीय यौगिक हम किसे कहते हैं, आप लोग बेंजीन देखे होंगे, पिछला वीडियो देखिएगा, वहाँ बेंजीन रहेगा। तो यहाँ बेंजीन में यहाँ भी कार्बन होता है, यहाँ 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 कार्बन होता है। मतलब समचक्रीय यौगिक में क्या होता है कि सब जगह एक ही तत्व कॉमन होता है जिसका नाम क्या होता है, कार्बन। ये देखो, यहाँ कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन और यहाँ भी कार्बन है गाइज। अब देखो, सब जगह कार्बन दिख रहा है। अब समचक्री में सब जगह कार्बन दिख रहा है और विषम चक्री क्या हो जाएगा, इस कार्बन को हटा के एक नाइट्रोजन अगर यहाँ पर सेट हो जाएगा, ये नाइट्रोजन सेट हो गया तो ये हमारा विषम चक्रीय यौगिक हो गया। हो सकता है इस कार्बन को हटा करके एक यहाँ ऑक्सीजन सेट हो जाए तो हमारा विषम चक्रीय यौगिक हो गया। अर्थात जिस चक्र में हमारा कार्बन के जगह पर कोई सभी कार्बन नहीं होते, कार्बन के अलावा कुछ अन्य तत्व भी जुड़ जाते हैं, उसे हम विषम चक्रीय यौगिक कहते हैं। क्लियर हो गया होगा, देख लो, यही परिभाषा है। क्या लिखा है कि इन बंद श्रृंखला वाले यौगिकों में कार्बन परमाणुओं के साथ साथ तत्वों के नाइट्रोजन, सल्फर तथा ऑक्सीजन आदि शामिल होते हैं। तो हमारा नाइट्रोजन, एन से नाइट्रोजन, एस से सल्फर होता है और ओ से ऑक्सीजन होता है। जैसे देखिए, यहाँ पर आपका दिख रहा होगा और यहाँ पर देखिए कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड होगा। अब आप लोग बताइए डबल बॉन्ड कहाँ होगा, डबल बॉन्ड आप लोग बताएंगे कहाँ होगा। इसको आप कमेंट बॉक्स में इसको आप लोग अपने से बनाइएगा कि इसमें डबल बॉन्ड कहाँ होगा। इसमें डबल बॉन्ड लगेगा दोस्तों, कहीं ना कहीं लगेगा, बस आपको ये बताना है डबल बॉन्ड कहाँ लगेगा। तो चलिए दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा। विषम श्रृंखला वाले यौगिक क्या होंगे, उसमें एक कार्बन या एक दूसरा कार्बन को, एक कार्बन को हटा करके कोई दूसरा तत्व आ जाएगा या 2 कार्बन को हटा करके कोई दूसरा तत्व आ जाएगा, तो इसको हम कहते हैं विषम चक्रीय यौगिक। समझ में आ गया होगा, क्लियर। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अब नेक्स्ट देखेंगे हमारा आ जाएगा डायमंड। डायमंड अर्थात हीरा। अब हीरा किसे कहते हैं? तो हीरा सन 1780 में लेवासियर नामक के एक वैज्ञानिक ने इसकी खोज किया था। ठीक है, तो कब? सन 1780 में लेवासियर ने सिद्ध किया कि हीरा जो है वो सबसे बहुमूल्य पदार्थ है। क्या है? सबसे बहुमूल्य पदार्थ है, खोजा। और ये उसने बताया कि हीरा दो प्रकार का होता है। पहला एक हमारा रंगहीन तथा पारदर्शी, दूसरा होता है काला तथा अपारदर्शी। मतलब एक हमारा रंगहीन मतलब वाइट कलर का होगा, पारदर्शी हो जाएगा, दूसरा ब्लैक कलर का हो जाएगा, अपारदर्शी हो जाएगा। अब देखिए हीरा एक बहुमूल्य हमारा जवाहरात है, आप लोग जानते हैं। और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? आभूषण बनाने में। भाई अंगूठी बनाते हैं ना, अंगूठियाँ बहुत लोग जो है हीरे डायमंड की रिंग पहनने की अपना चॉइस रखते हैं, ड्रीम रखते हैं हमको भी डायमंड का रिंग मिले, हम भी डायमंड रिंग पहने, तो जवाहरात बनाने में काम आता है। और दूसरी बात इसका यूज कहाँ किया जाता है? कांच को काटने में। कांच जानते हैं, शीशे को काटने में, शीशे की पॉलिश करने में। और देखिए दूसरा बात क्या होता है कि नगों पर पॉलिश करने में, नगों पर पॉलिश किया जाता है कि किससे किया जाता है? कार्बन से किया जाता है। तो ये कार्बन के उपयोग होते हैं क्या? जवाहरात बनाने में, कांच को काटने में, पॉलिश करने में। ठीक है, पॉलिश करने वाले यंत्रों में प्रयोग होता है, नग पर पॉलिश करने में प्रयोग किया जाता है। और अगर आपसे कहा जाएगा हीरा कहाँ कहाँ मिलता है भारत में, तो हीरा दोस्तों आपसे मिलता है भारत में पन्ना आपका मध्य प्रदेश में जो सतना के पास में है, बांदा उत्तर प्रदेश में, और गोलकुंडा बड़ा इंपॉर्टेंट है। गोलकुंडा से कोहिनूर का हीरा मिला था, इसके बारे में आप लोग इतिहास में पढ़े होंगे। तो ये क्लियर हो गया होगा हीरे के बारे में यहाँ तक। आगे नेक्स्ट देखते हैं हीरे के भौतिक गुण के बारे में। भौतिक गुण मतलब होता है जो ऊपरी उसको फिजिकल चीज़ें दिखती हैं उसको कहते हैं भौतिक गुण। तो भौतिक गुण क्या होगा? हीरा हमारा क्या होगा? चमकदार होगा और कठोर होगा और सुंदर होगा। तो जो हीरे होते हैं वो चमकदार होते हैं, सुंदर होते हैं, कठोर होते हैं। मतलब इस पर दोस्तों अम्ल जानते हैं ना, एसिड और रेन कुछ भी आप डाल दो तो इस पर कोई असर नहीं पड़ता। एसिड या बेस का कोई असर नहीं होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि कार्बन का जो सबसे शुद्धतम रूप है वो हमारा क्या है? डायमंड है। और सबसे कठोर पदार्थ जो है प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ किसे कहते हैं? डायमंड को कहते हैं। डायमंड मतलब हीरा। समझ में आएगा आपको? चलिए समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं रासायनिक गुण। रासायनिक गुण विशेष खास ज़्यादा नहीं है, कुछ चीज़ें हैं आपको समझना है, जिसमें ये कहा जाता है कि ऑक्सीजन के साथ अगर हमारा किसको? डायमंड को 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर दिया जाता है तो ये जल जाता है और जल करके CO2 बन जाता है। तो भाई कौन नुकसान करेगा? अपना डायमंड कहाँ जलाएंगे? नहीं जलाएंगे अपना डायमंड। अच्छा लगता है लोगों को डायमंड की रिंग पहनना, तो भाई क्यों जलाएंगे? नहीं जलाएंगे। तो ध्यान में रखना है कि अगर इसको कार्बन मतलब इसको अगर ऑक्सीजन के साथ 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करोगे तो भैया ये उड़ जाएगा। क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। भाई हीरे में अलग इलेक्ट्रिसिटी आप डालोगे, इलेक्ट्रिसिटी डालोगे कोई असर नहीं पड़ेगा, मतलब विद्युत धारा का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये बात होती है। दूसरी बात होती है हीरे की संरचना। अब देखिए हीरे की संरचना कैसी होती है? इसकी संरचना समचतुष्फलकीय होती है। त्रिविम समचतुष्फलकीय होती है। दोस्तों जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा होगा कि ये हीरे की संरचना होती है। अब देखिए इसमें क्या होता है, बहुत इसकी संरचना पूछा जाता है, सबसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी संरचना कैसे होती है, तो आप लोग इसको ऑप्शन में लगाइएगा, त्रिविम चतुष्फलकीय होती है हीरे की संरचना। इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है और इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछा जाता है। अब देखिए इसके आगे हम बढ़ते हैं। ये आपका पूरा हीरे का काम खत्म हो गया। अब हीरे से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आ गया ग्रेफाइट। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है दोस्तों? थोड़ा सा गला बैठा है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, बड़ी प्रॉब्लम हो रही बोलने में, बोल नहीं पा रहे हैं, आवाज़ नहीं आ रही होगी समझिएगा दोस्तों। चलिए देखिए ग्रेफाइट जो होता है वो काली सुरमे वाली, मतलब आप लोग ब्लैक पेंसिल देखें ना, अरे ब्लैक पेंसिल जो बीच में काला काला होता है ना उसी को ग्रेफाइट कहते हैं। तो वही है, काले सुरमे वाली पेंसिल बनाई जाती है। इसका उपयोग जो है मशीनों में तेल के स्थान पर किया जाता है। जैसे ना इसका स्नेहक के जो लुब्रिकेंट नहीं कहते हैं, आता है लुब्रिकेंट। जैसे ना गाड़ी में मोबिल ऑयल नहीं पड़ता, एक लोग आप लोग जानते होंगे, जिनके पास बाइकें होंगी उनको जानते होंगे, गाड़ी में एक मोबिल ऑयल होता है, तो उसी के स्थान पर क्या होता है कुछ मशीनों में ये हमारा जो है ये सॉलिड लुब्रिकेंट के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। मतलब ये क्या होता है, लिक्विड नहीं होता लेकिन सॉलिड लुब्रिकेंट की जगह पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। हाँ
एक बात सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भैया, ये ऊष्मा तथा विद्युत का कुचालक होता है। पेंसिल को आप लोग बोर्ड में एक डालेंगे और पीछे साइड उंगली लगाएंगे, बहुत तेज झटका मारेगा, तो आप लोग कभी मत डालिएगा। प्लस गर्म करेंगे तो गर्म हो जाएगा। तो दूसरी बात है, ये कार्बन के अपर रूप है दोनों, ध्यान से पढ़िएगा। पिछले वीडियो में आप लोग पढ़े होंगे कार्बन के 2 अपर रूप होते हैं, एक क्रिस्टलीय और एक अक्रिस्टलीय। और क्रिस्टलीय में हम आपको बताए थे कि क्रिस्टलीय के आपके 3 होते हैं। कौन कौन सा होता है? पहला हीरा होता है, दूसरा ग्रेफाइट होता है, तीसरा आपका फुलरिन होता है। और फुलरिन के बारे में अभी हम बताएंगे, देख लीजिएगा ध्यान से, अभी बताएंगे। आपको हीरे के बारे में बता चुके हैं, ग्रेफाइट के बारे में बता चुके हैं, फुलरिन के बारे में बताएंगे, ग्रेफाइट के बारे में अभी बता रहे हैं। तो भैया विद्युत का जब कुछ सुचालक हो जाएगा, मतलब इसमें विद्युत जाएगा, तो भैया सीधा मैटर है, इसका कुछ कहीं ना कहीं काम करेंगे। इसका काम कहाँ करेंगे? इससे बैटरी बना दिया जाता है भाई, विद्युत चलाकर तो इसकी बैटरी बना दिया जाएगा। अब ग्रेफाइट पाया कहाँ जाता है? ये भैया चीन में भी मिलता है, भारत में मिलता है, श्रीलंका, उत्तर कोरिया में पाया जाता है। तो चीन, भारत, श्रीलंका, उत्तर कोरिया में पाया जाता है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि ये विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। और विद्युत तथा ऊष्मा का सुचालक क्या होता है? आपका ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट से विद्युत बैटरी बनाई जाती है। भारत में कहाँ कहाँ मिलता है पढ़ लेना, कोई ज़रूरी इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत में कहाँ पाया जाता है? बिहार, रिंकिया के पापा, जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, उड़ीसा में पाया जाता है, पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, और राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में पाया जाता है। इतनी जगह पर पाया जाता है। ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, देखो, ग्रेफाइट कृत्रिम रूप से कोक कार्बन का एक अक्रिस्टलीय रूप है जो विद्युत भट्ठी में गर्म करके बना सकते हैं, या एक अपारदर्शी होता है। मतलब ग्रेफाइट को अगर बनाना चाहें तो एक कोक होता है, ठीक है, जो कि कार्बन का एक अक्रिस्टलीय पदार्थ होता है। उसको आप गर्म करेंगे भट्ठी में, और गर्म करके हम क्या बना सकते हैं? ग्रेफाइट को बना सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ग्रेफाइट को मतलब कोक को जब गर्म करोगे तो गर्म करने के बाद क्या बन जाएगा? वो ग्रेफाइट बन जाता है। और ये हमारा क्या होता है? एक अपारदर्शी पदार्थ होता है। कौन सा? ग्रेफाइट। दूसरा बात देखिए, जब उसको बहुत ज़्यादा दाब दिया जाए, किसको? ग्रेफाइट को बहुत ज़्यादा दाब और ताप दे दिया जाएगा। ध्यान से इसको देखिएगा। ग्रेफाइट, जैसे मान लीजिए आप पेंसिल जो होती है ना, पेंसिल की लीड जो होती है काली वाली, उसको खूब गर्म किया जाएगा और खूब दबाया जाएगा तो वो हीरा बन जाता है। भाई ऐसा होता कि नहीं होता है? अब करते होंगे, होता होगा। देखिए यही तो लिखा गया है ना कि उसको खूब गर्म करोगे और दबाओगे तो क्या बन जाएगा? हीरा बन जाएगा। आप लोग घर पर मत चेक करिएगा, क्योंकि उतना आप लोग गर्म नहीं कर पाएंगे, उतना आप लोग दबा नहीं पाएंगे। ये काम मशीनों से होता है, मशीनों से दबाया जाता है। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए कि उच्च ताप एवं दाब पर ग्रेफाइट में कार्बन की परमाणु की संरचना को पुनर्व्यवस्थित कर देता है। मतलब जब ज़्यादा आप हीट करेंगे उसको ना, जैसे किसको? ग्रेफाइट जो होता है, पेंसिल का जो आपको लीड होती है, उसको जब आप खूब गर्म करेंगे तो कार्बन के परमाणुओं में आगे पीछे कर देगा, उथला पतली कर देगा, और उथला पतली करने के बाद वो हीरे में बदल जाएगा। यही इसमें कहा गया है। अब देखो भाई, जब हीरा बन जाएगा तो हीरा का काम कहाँ होता है भैया? कांच को काटने में किया जाएगा। हो गया भैया, कांच को काटने में किसका प्रयोग किया जाएगा? हीरे का प्रयोग। उसके पहले पढ़े थे, तो यहाँ पर वो हो जाएगा। भौतिक गुण देख लेते हैं। भौतिक गुण में क्या होता है? अरे ग्रेफाइट से क्या बनता है? पेंसिल आप लोग देखे होंगे। पेंसिल का भौतिक गुण क्या होता है भाई? लिखने का काम आता है, पहली बात तो, ठीक है, क्या होता है? लिखने का काम आता है। दूसरा देखे जाए भौतिक गुण में क्या होता है? मशीनों में स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्या कहता है? मशीनों में स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इससे पेंसिल बनाई जाती है, आप लोग जान ही गए हो। पेंसिल वाले जानते हैं ना, स्नेहक मतलब क्या होता है? मशीनों में लुब्रिकेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। लुब्रिकेंट में जानते हैं ना, मोबिल ऑयल जो नहीं आता आपको, जैसे ग्रीस होती है, मोबिल ऑयल होता है, वैसे इसको स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अम्ल क्षार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, हीरे पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था, कोई बात नहीं है, ये भी चलता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या होता है कि इसका उपयोग एक जगह और किया जाता है कि विद्युत इलेक्ट्रोड बनाने में। अरे देखें ना, ये बैटरी का ऐसे होता है, ऐसे ये बैटरी होती है, या आप लोग ये बैटरी देखोगे, ये आपका ऐसे बना होता है, ये बना होता है। या आप लोगों ने वो पतली वाली बैटरी देखी होगी, ये बैटरी ये कार्बन की लगी होती है ना, ये वाला कार्बन की, ये ग्रेफाइट की बनी होती है। ये वाली बैटरी देखें ना, मोटी वाली जो बैटरी आता है, रिमोट वाली बैटरी, आप रिमोट वाली बैटरी को खोल कर देखेंगे तो अंदर एक पतली सी, वो जब उसको तोड़ेंगे तो निकलेगी पतली सी, वो ग्रेफाइट की बनी होती है। चलो आगे देखिए रासायनिक गुण देख लेते हैं भाई। इसका रासायनिक गुण विशेष ज़्यादा नहीं है, लेकिन देख लेते हैं रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण में क्या है कि ग्रेफाइट को जब हम गर्म करेंगे, तो जब गर्म करेंगे तो भाई, तो गर्म करने पर अभी आप लोग पढ़ें, जब गर्म कर दिया जाएगा तो इसको हीरा बदल जाएगा, ठीक है। और जब इसको 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर दिया जाएगा, किसको? अब 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर दिया जाएगा तो ये ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना जाएगा? ऑक्सीजन से क्रिया करके CO2 बन जाएगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगा।
और ये क्या है, आप लोग पढ़े थे कि विद्युत, ये विद्युत धारा का सुचालक है, और क्या बोलते हैं ऊष्मा का, विद्युत धारा और ऊष्मा का सुचालक है, मतलब इसमें विद्युत धारा भी प्रवाहित होती है और ऊष्मा मतलब गर्म करेंगे तो गर्म भी होता है। ये इसका रासायनिक गुण होता है। संरचना आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संरचना इसकी कैसी होती है, संरचना आपको फिगर में जैसा दिख रहा होगा कि संरचना इसकी होती है षटकोणीय वलय संरचना होती है। क्या होती है? षटकोणीय वलय संरचना होती है, ध्यान रखिएगा। और सामान्य ताप पर ग्रेफाइट जो होता है वो हीरे की अपेक्षा अस्थायी है, और ग्रेफाइट का जो गलनांक होता है वो 3700 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्या भाई क्या बात बोल दिया। तो ग्रेफाइट का जो गलनांक होता है कितना होता है? 3700 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे हम बताए थे फ्लोरीन आपको बताए थे। फ्लोरीन जानते हो क्या होता है कि इसमें ये ग्रेफाइट को बेचारा एक आदमी था, वो गर्म कर दिया। अब जब गर्म कर दिया ना तो इसका एक अपर रूप बन गया, नया रूप बन गया। ये गोला गोला दिखता है बेचारा, अब गोला गोला दिखता है। कैसे बात हुई, चलो शुरू करते हैं। अब सन 1945 में क्या हुआ कि कुछ वैज्ञानिक लोग थे रसायन के, वो लोग ग्रेफाइट को बेचारे उसको खूब गर्म किए। जब खूब गर्म किए ना, खूब अधिक टेम्परेचर तक गर्म किए। अब गर्म किए तो वो बेचारा एक नया अपर रूप बना लिया। अपर रूप हम आपको बताए थे कि अपर रूप में क्या होता है कि ऐसे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन भौतिक गुण अलग होते हैं, उसे अपर रूप कहते हैं। तो ये कार्बन का एक नया अपर रूप बना लिया। इसका अणु कैसा होने लगा? गोलीय होने लगा। और इसका अणु गोलीय होने लगा जिसमें कार्बन के परमाणु एक दूसरे से जुड़े रहने लगे, ठीक है। और ये बेचारा एक कार्बन 60 और कार्बन 70 नाम के एक अमेरिकी वस्तुकार थे जिनका नाम था बकमिस्टर फुलर। क्या थे? बकमिस्टर फुलर। इनके नाम से इसका नाम रख दिया गया फ्लोरीन। क्या रख दिया गया? फ्लोरीन। तो दोस्तों सॉरी, फ्लोरीन क्या है? फ्लोरीन हमारा क्या है कि एक जो हमारा कार्बन होता है, उसी कार्बन को जब बहुत ज़्यादा गर्म कर दिया जाता है तो उसके अणुओं में चेंजमेंट आ जाता है, गोली संरचना बन जाता है। अब देखिए फ्लोरीन को ही गर्म करके हम बनाते क्या, सॉरी दोस्तों, ग्रेफाइट को गर्म करके हीरा बनाते हैं। ग्रेफाइट को गर्म करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाकर उड़ भी जाता है, और ग्रेफाइट को गर्म करने पर आपका क्या फ्लोरीन बनती है। 3 चीज़ें बनती है ग्रेफाइट को गर्म करने पर, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इनका नाम क्या रखा गया? बकमिंस्टर फुलर के नाम पर इसका नाम फ्लोरीन रख दिया गया। कब खोज किया गया था? 1985 में दोस्तों। चलो आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कार्बनिक रसायन का परिचय। देख लेते हैं कार्बनिक रसायन का परिचय, थोड़ा सा इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो देखिए 19वीं शताब्दी के आरंभ में क्या था दोस्तों, पदार्थों की उनकी प्रकृति को स्रोतों के आधार पर 2 भागों में बांट दिया गया था। पदार्थों की प्रकृति के स्रोतों के आधार पर, स्रोत मतलब कौन सा पदार्थ कहाँ से निकलता है। जैसे कुछ पदार्थ कार्बन से निकले, कुछ पदार्थ बिना कार्बन के बने। तो जो पदार्थ कार्बन के बने ना उनको कह दिया गया कार्बनिक, जिसमें कार्बन मिला था, थोड़ा मोड़ा कार्बन मिला था, उसको कह दिया गया कार्बनिक होगी। और जिसमें कार्बन नहीं मिला था उसको कहा गया अकार्बनिक होगी। तो समझ में आया, कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक क्या होता है? जिसमें कार्बन मिला होता है कार्बनिक यौगिक होता है, जिसमें कार्बन नहीं मिला होता अकार्बनिक यौगिक होता है। जैसे देखो चीनी, यूरिया, एल्कोहल, इसमें कार्बन होता है, कभी इसका फार्मूला देखना ना, इसका फार्मूला देखोगे तो इसमें कार्बनिक यौगिक होगा। और जिसमें देखो सोडियम क्लोरेट तो होता है हमारा NaCl। क्या होता है? देखो सोडियम क्लोराइड है तो NaCl, अरे नमकवा जो खाते हैं ना, ये नमक होता है NaCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होता है, देखो HCl NaCl है, तो इनमें कुछ नहीं है, ये अकार्बनिक यौगिक है। तो ये हमारा हो जाएगा अकार्बनिक यौगिक। तो कार्बन जिसमें पाया जाता है उसको कार्बनिक यौगिक कहेंगे, और जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता उसके अकार्बनिक यौगिक कहेंगे। अब देखो नेक्स्ट हम देखते हैं आगे क्या है कि सन 1928 में होलर नाम के एक वैज्ञानिक थे। अब ये क्या किए थे बेचारे, ये सबसे पहले कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किया। संश्लेषण मतलब सबसे पहले ये कार्बनिक यौगिक बनाते, जिसका नाम था यूरिया। तो पूछा जाएगा सबसे पहले कौन सा कार्बनिक यौगिक बन के तैयार हुआ, तो उसका नाम क्या आ जाएगा? यूरिया। सब पूछा जाएगा सबसे पहले लेबोरेटरी मतलब प्रयोगशाला, सबसे पहले प्रयोगशाला में कौन सा कार्बनिक यौगिक बना था? तो यूरिया। कब बना था? 1928 में। किसने बनाया था? होलर ने बनाया था। होलर में भाई जो भी पढ़ना होगा पढ़ लेना, ये नाम है इनका, देखो पढ़ लेना, ठीक है, ये ठीक है, इनका नाम पढ़ लेना। तो ये चीज़ें बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। सबसे पहले क्या बना था कार्बनिक यौगिक? यूरिया बना था। दिमाग में सेट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अब देखिए यूरिया प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कार्बनिक यौगिक है। यह किसको गर्म करके बनाया गया? ध्यान देना। पूछा जाएगा सबसे पहले यूरिया बना था, किसने बनाया था?
होलर ने बनाया था, किसको गर्म करके बनाया था? अमोनियम साइनेट को। देखिए यहाँ पर आपका रिएक्शन लिखा है कि NH4CnO को जब गर्म किया गया अमोनियम साइनेट को तो NH2CO NH2 जो यूरिया का फार्मूला होता है, ये हमारा यूरिया का फार्मूला बन करके तैयार हुआ। ये आपका क्या बन के तैयार हुआ दोस्तों? ये आपका यूरिया बन के तैयार हुआ। तो क्लियर हो गया। इसको आप लोग यहाँ से इतना पॉइंट ध्यान रखिएगा। सबसे पहले 1928 में होलर नामक वैज्ञानिक ने प्रयोगशाला में किस कार्बनिक यौगिक का निर्माण किया था? उसका नाम था यूरिया। और ये किसको बनाया, किसको गर्म करके? अमोनियम साइनेट को गर्म करके बनाया गया था। नेक्स्ट चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। आगे देख लेते हैं हमारा क्या होता है, हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? क्योंकि दोस्तों ये आप देखिए इसी कार्बनिक यौगिक के अंदर ही क्या कहते हैं, जो देखो कार्बन जो था जब हाइड्रोजन से मिलेगा तो इसी को हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या होता है, जब कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ मिलता है और एक बहुत बड़ी संख्या में मिलते हैं और यौगिक बनाते हैं, उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, तो अब हाइड्रोकार्बन इसी को कहते हैं। जैसे हमारा क्या है, मेथेन लिखा है। अब मेथेन में देखो, इन सब में देखो, ये बेचारा एक ठो कार्बन है, एक ठो हाइड्रोजन है, दो ठो कार्बन है, 6 ठो हाइड्रोजन है। मतलब जिसमें कार्बन हाइड्रोजन मिल गया और कार्बन मिल गया। तो कोई पूछेगा भैया हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? अरे भाई जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। समझ, सीधे सी बात है। जैसे मेथेन, एथेन, एथिलीन, एसिटिलीन। मेथेन का फार्मूला याद कर लेना, लिखने में काम आएगा एग्जाम में। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं भैया आपका क्या होता है आगे। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। कोई पूछेगा हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है कौन कौन सा? पहला होता है आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। मतलब सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इसको कहते हैं। अब संतृप्त असंतृप्त में क्या अंतर है भाई, देख लेते हैं। संतृप्त मतलब क्या होता है कि भैया तृप्त आत्मा हो जाती है। ठीक है, तृप्त आत्मा मतलब ये बेचारे एक एक लिख करके एक दोस्ती बना करके तृप्त हो जाते हैं। अब देखिए जहाँ पर कार्बन के मध्य एकल बंध होता है उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। मतलब जहाँ पर कोई कार्बन का परमाणु, देखो ये कार्बन का परमाणु एक बॉन्ड बनाया है, ये इसे एक बॉन्ड बनाया, इसे एक बॉन्ड बनाया, इसे एक बॉन्ड बनाया है। तो एक बॉन्ड द्वारा ये चार परमाणुओं से जुड़ा है। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये भी देखो एक बंद बनाया है। तो जहाँ पर एक बंद से कार्बन जुड़ेगा वहाँ पर हमारा वो हो जाएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। जैसे मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेक्केन। तो ये सभी आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन का फार्मूला क्या होता है, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट। क्या होता है दोस्तों, एक रहेगा, एक कार्बन रहेगा तो आपका मेथेन हो। देखो जैसे एक कार्बन यहाँ होगा मेथेन, कार्बन 2 रहेगा एथेन, कार्बन 3 रहेगा तो प्रोपेन, कार्बन 4 रहेगा तो ब्यूटेन, कार्बन 5 रहेगा तो पेंटेन। ऐसे बढ़ता जाता है, उसको हम बताएंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। चलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भैया, उसमें एक अकेले था, अब इसमें अकेले से ज़्यादा हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3, जहाँ पर 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड हो जाएंगे वो हमारा हो जाएगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो अब देखिए जहाँ पर कार्बन के मध्य कम से कम एक बंध, 2 बंध, त्रिबंध उपस्थित हों तो आपका असंतृप्त कार्बन हो जाएगा। दोस्तों ये एक बंध वाला थोड़ा सा गलत हो जाता है, एक बंध वाला नहीं माना जाता है। जहाँ पर आपका डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है वही आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। ये दोस्तों आपका प्रोपेन थोड़ा सा गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपका आ जाएगा एथिलीन। यहाँ देखिए कार्बन और कार्बन के मध्य कितने बॉन्ड हैं, 2 बॉन्ड लगे हैं। ठीक है, दो बॉन्ड मतलब दो लाइन खींची गई, 2 लाइन मतलब 2 बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। इसके बारे में दोस्तों अगर हम डिटेल पढ़ेंगे तो संयोजकता हमारा बहुत लंबा टॉपिक होता है, वहाँ से पढ़ते रहेंगे तो बहुत लंबा बीत जाएगा। आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा कि संयोजकता क्या होती है, कैसे पढ़ते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल देखो, सबसे अच्छा एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है एसिटिलीन। एसिटिलीन मतलब क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, CH क्या होता है दोस्तों, थोड़ा सा हाँ देखिए इसमें CH होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, CH होता है। ये आपका क्या होता है, क्लोरीन, मतलब सॉरी ये आपका एसिटिलीन होता है, मतलब C2H2 आपका एसिटिलीन होता है। इसमें 2 कार्बन होते हैं और 2 हाइड्रोजन होते हैं। फार्मूला क्या होता है दोस्तों, इसको बता दें। तो आपका फार्मूला होता है C2 और H2। तो C2 और H2 ये फार्मूला होता है। दोस्तों बोर नहीं होना है, बोर नहीं होना, पढ़ना है। अगर नौकरी लेना है तो मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अगर आपको मेहनत नहीं करना है तो आप वीडियो को छोड़ सकते हैं, जा सकते हैं, वो आपके ऊपर है। दोस्तों मेरा काम है पढ़ाना, और बिना पढ़े किसी का नौकरी नहीं मिलेगा, किसी का सिलेक्शन नहीं मिलेगा। दोस्तों देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं।
इसके बारे में दोस्तों ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप जानिएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, बस इतना जानिएगा दोस्तों। ये इसको नहीं पढ़िएगा, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पहला देखिए ऑक्सीजन के साथ से पहला जो हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है ऑक्सीजन के साथ जल करके ऑक्सीजन के साथ जब जलेगा तो पानी बनाएगा, और दूसरा जो होता क्या होता है इसमें सोडियम और पोटेशियम के साथ संयोग करके हाइड्रोक्साइड बनाएगा। कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। हाँ, थोड़ा सा आप इसके बारे में पढ़ लीजिए। कार्बन का सबसे सरलतम हमारा क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होता है, जो मीथेन होता है। इसमें क्या होता है, एक हमारा ये कार्बन होता है, एक ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये हाइड्रोजन यहाँ एक होता है, एक हाइड्रोजन यहाँ होता है, एक हाइड्रोजन यहाँ होता है, एक हाइड्रोजन यहाँ होता है। इसका सूत्र क्या होता है, CH4। क्या होता है, CH4 इसका सूत्र होता है। तो इसका सूत्र होता है CH4, और CH4 मतलब होता है कार्बन 1 और हाइड्रोजन 4 होता है। तो इसका सूत्र होता है। और इसके बारे में थोड़ा सा अगर हम जाने मीथेन क्या होता है, तो मीथेन को मार्स गैस की भी कहते हैं। मार्स गैस किसे कहते हैं, तो मार्स गैस का मतलब होता है जो ऐसी गैस जो मार्स ग्रह पर पाई है। मार्स ग्रह मतलब मंगल ग्रह पर पाई है, तो मंगल ग्रह पर ना मीथेन गैस मिली थी। और दूसरी बात इसको क्या कहते हैं, दूसरी बात इसको दलदली ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि ये दलदली स्थानों पर भी मिलती है। जैसे जहाँ दलदली स्थान रहेंगे वहाँ पर मिलेगी। धान के खेत से निकलती है, मतलब पेड़ पौधे जब सड़ते हैं तो वहाँ से निकलती है, पेड़ पौधों के सड़ने से उत्पन्न होती है। तो यही दोस्तों आपका क्या होता है, इसी को आपको मीथेन गैस कहते हैं, और इसी को मार्स गैस भी कहते हैं। क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि मीथेन गैस या मार्स गैस किसे कहते हैं। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और कुछ और सभी गैसें हैं दोस्तों, उसको हम किसी नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे और पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा कुछ और हम देख लेते हैं। पेट्रोलियम किसे कहते हैं, तो पेट्रोलियम दोस्तों ये भी हमारे हाइड्रोकार्बन ही होता है। कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है, आप लोग जानते हैं। तो पेट्रोलियम किसे कहते हैं, तो पेट्रोलियम हमारा क्या होता है, एक गाढ़ा विशेष गंध वाला, मतलब एक तीखी गंध वाला एक हमारा चमकीला द्रव होता है। द्रव जानते हो ना, लिक्विड होता है। अब मतलब ऐसा रहेगा, पूरा एकदम ब्लैक सा, काला सा रहेगा एकदम। आप लोग देखेंगे ना, पूरा एकदम काला सा रहेगा, यही हमारा पूरा एकदम ब्लैक सा रहता है, उसी को हम पेट्रोलियम कहते हैं। अब पेट्रोलियम ये नहीं होता जो पेट्रोल डीजल जो गाड़ी में भराया जाता है, नहीं, जो आपका क्रूड ऑयल जिसको कहते हैं। क्रूड ऑयल आप लोग सुने होंगे ना, तो क्रूड ऑयल जो आपको जैसे विदेशों से खरीद कर आता है, तेल बैरल में आता है ना, एक बैरल बराबर 159 लीटर होता है। तो एक बैरल में आता है, तो एक बैरल उस तेल को आप देखेंगे ना तो पूरा ब्लैक रहेगा, मतलब पूरा काला काला रहेगा, एकदम पूरा काला काला रहेगा। बहुत बुरी तरह से उसका उसमें मतलब स्मेल उसका आएगा, गंध आएगा, बहुत बुरी तरह से महकता है। तो क्या होता है कि इसी को हम पेट्रोलियम कहते हैं। तो पेट्रोलियम क्या होता है, गाढ़ा विशेष गंध वाला चमकीला एक द्रव होता है, और इसी को हम क्रूड ऑयल भी कहते हैं। अब थोड़ा सा पेट्रोलियम इसका नाम क्यों रखा गया, अब पेट्रोलियम को पेट्रोल क्यों कहते हैं भाई, क्यों कहते हैं उसको, कुछ लोग कहेंगे उससे पेट्रोल निकाला जाता है, नहीं भाई। पेट्रोलियम जानते हो एक लैटिन भाषा का शब्द था, और ये 2 शब्दों से मिलकर बना था। ये एक हमारा होता है पेट्रा, और दूसरे का नाम होता है ओलियम। पेट्रा का अर्थ क्या होता है, चट्टान से, और ओलियम का मतलब तेल, मतलब चट्टान से जो तेल निकालते हैं उसको हम पेट्रोलियम कहते हैं। तो इसीलिए इसको कहते हैं पेट्रोलियम, मतलब चट्टान से निकलने वाले तेल को हम क्या कहते हैं, पेट्रोलियम। ध्यान दीजिएगा, पेट्रोलियम 2 शब्दों से मिलकर, पेट्रोलियम क्या है, एक लैटिन शब्द है जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक पेट्रा, दूसरा ओलियम। और पेट्रा का मतलब होता है चट्टान, और ओलियम का मतलब होता है तेल। ठीक है, तो चट्टानों से प्राप्त होने वाले तेल को पेट्रोलियम कहते हैं। तो पहले ये तेल चट्टान से मिलते थे, इसीलिए इनको पेट्रोलियम नाम दे दिया गया। लेकिन अभी चट्टान से नहीं मिलते हैं, तब भी इनको पेट्रोलियम ही कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो अभी अगर देखा जाए थोड़ा सा कि विश्व में जो होता है सबसे ज़्यादा तेल आपको कहाँ मिलते हैं, तो विश्व में सबसे ज़्यादा तेल दोस्तों आपको अरब देश, ईरान, इराक में मिलता है, आप लोग जानते हैं। रूस तथा अमेरिका में भी मिलता है। भारत के राजस्थान जिले में इसकी खोज हुई है, मुंबई हाई में इससे पेट्रोल निकाला जाता है। तो यही है। तो पूछा जाएगा विश्व में सबसे ज़्यादा तेल कहाँ मिलता है, तो अरब देश, ईरान और इराक में मिलता है। ठीक है, और रूस और अमेरिका में भी ठीक ठाक पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, और इंडिया में सबसे फेमस जगह जो है वो असम साइड में है। असम की जगह में सबसे पहले खोजा गया था, और आपका मुंबई हाई में तो निकाला जाता है पेट्रोल। तो चलिए यहाँ देखते हैं कि विश्व में सबसे पहला पेट्रोल या तेल का कुआं जो कहाँ मिला था, पेंसिल्वेनिया में सन 1859 में खोजा गया था। भाई ध्यान देना, इसके बारे में क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता हो सकता है आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए आपको टेट में आपके इन्वायरमेंट में क्वेश्चन, इन्वायरमेंट आने लायक क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे पहले तेल का कूप कहाँ खोजा गया था, तो आप बताएंगे पेंसिल्वेनिया में। कब खोजा गया था, 1859 में खोजा गया था। ध्यान दीजिएगा। अब भैया विश्व की बात तो आ गई, अपने भारत की बात कब आएगी, तो भारत में कब खोजा गया था, तो भारत में 1867 में खोजा गया था। तो भारत में कब खोजा गया था,
67 में तेल का कुआं खोदा गया था और कहाँ पर खोजा गया था? पहला देखिए असम के मकक में खोदा गया था। असम के गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, ये असम का नाम सुने होंगे आप लोग ढेर सारा, मतलब असम में सबसे पहले खोदा गया था मकक नाम जगह पर। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। विश्व में कब खोदा गया था दोस्तों? सन याद रखिएगा 1859 में, और भारत में 1867 में। विश्व में कहाँ किया गया था? पेंसिल्वेनिया में किया गया था, जो कहाँ पर है? अमेरिका में है। और भारत में कब भारत में किया गया था? 1867 में। कहाँ पर किया गया था? असम में किया गया था, जो आपका कहाँ पर है? मकक में है। ध्यान दीजिएगा, क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देखिए पेट्रोलियम का शोधन तथा इसके उत्पाद, तो इससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं आते हैं दोस्तों। इसके बारे में थोड़ा सा देखा जाए तो पेट्रोलियम का शोधन कैसे कैसे करते हैं, तो इसको हम किसी दूसरे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझा देंगे और पढ़ा देंगे बढ़िया से। इसका एक फिगर से आपको समझा देंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए अब हम दोस्तों सोच रहे थे ना कि इसका क्या करते हैं, आपको MCQ करवा देते हैं पूरा, जो साइंस का है कुछ MCQ जो इम्पोर्टेंट हैं, और अन्य सभी सब्जेक्ट के MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको करवा देते हैं। और दूसरी बात यह है कि आपका जो PDF था आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, इसका भी PDF मिल जाएगी, हर एक चीज़ का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाती है। तो वहाँ पर आप लोग ज़रूर जुड़िएगा, और जुड़ करके आप लोग टेलीग्राम से जुड़ करके PDF को एक बार रिवीजन ज़रूर कर लेना। एक बार आप लोग रिवीजन कर लेंगे ना तो काफ़ी चीज़ें आपका क्लियर हो जाती हैं। तो और दोस्तों और सब क्लासें धीरे धीरे आने वाली हैं, अभी आएंगी। और अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो आप तैयारी करिए। देखिए आपके पास लॉकडाउन का है तो पेपर आपका कराया जाएगा, आप जान ही रहे हैं पेपर आपका होगा, अभी नहीं होगा जब भी होगा। इसके बाद अगर आपको UP टेट देना है तो क्या आप UP टेट पिछली बार निकाल चुके हो? नहीं निकाले हो, आपको नंबर लाना है। आप अपने से पहले घर पे बैठिए, घर पे बैठ करके टेस्ट लगाइए, टेस्ट लगा कर देखिए हमारा कितना मार्क्स आ रहा है। उस हिसाब से आप अभी कोचिंग संस्थान में एडमिशन मत लीजिए, आप अपने से अगर तैयारी धीरे धीरे करना शुरू करेंगे, यूट्यूब से देख कुछ वीडियोस देखिए शुरू करिए, तो काफ़ी चीज़ें देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। आप तैयारी करेंगे तो अच्छे से तैयारी हो जाएगा। और आपका अगर आप अभी से मेहनत करना शुरू करेंगे, आपका सेमेस्टर अभी फंसा है तो अब 2 घंटा सेमेस्टर पढ़िए, 2 घंटा आप UP टेट पढ़िए, और अच्छे से तैयारी करके अगर 1-2 महीना लगातार पढ़ लेंगे तो आपका काफ़ी तैयारी हो जाएगा, और आपका निकल जाएगा UP टेट भी और सेमेस्टर भी। नहीं तो आप लोग वही गलती करेंगे, पता चलेगा लॉकडाउन खत्म होगा, सेमेस्टर का एग्ज़ाम आ जाएगा, UP टेट का एग्ज़ाम आ जाएगा, सोचेंगे UP टेट दें या सेमेस्टर दें। तो अभी आपके पास मौका है, टाइम है, समय है, तो आप लोग चुप मार के तैयारी करिए शांति से, फालतू हु हल्ला मत करिए। और आपसे यही रिक्वेस्ट है, विनती यही हम करते हैं, खासकर मेरी बहनों से, भैया जिनको थोड़ा सा जो पढ़ने में वीक हैं, और कुछ भाई मेरे हैं जो पढ़ने में वीक हैं, आप लोग पढ़ने में वीक हो, पढ़ने में तेज़ नहीं हो, तो आपको उस पढ़ाई नहीं छोड़ना। अगर आप छोड़ देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इन्हीं सभी बातों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।